हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं मुसाफिर एग्रीकल्चरिस्ट के यूट्यूब परिवार में। जैसा कि आप सबको पता है, अपन पीवाईक्यू सीरीज़ पढ़ रहे हैं, जिसमें अपन सबसे पहले हॉर्टिकल्चर की सीरीज़ देख रहे हैं, जिसके अंदर है अपना जनरल हॉर्टिकल्चर वाला पोर्शन। पहला क्वेश्चन देखते हैं सीधे। वर्गाकार पद्धति की तुलना में उद्यान में फल वृक्ष लगाने की षटकोणी विधि में कितने अधिक पौधे लगाए जा सकते हैं? मैंने आपको इसमें 3 क्वेश्चन मेंशन किए हैं। पहला जेईटी 2013 में आया हुआ, दूसरा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2015 में, और तीसरा जेईटी 2022 में। तीनों क्वेश्चन सेम है, इनकी लैंग्वेज अलग है और इन तीनों क्वेश्चन के आंसर सेम जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, आप पढ़ लेना। तो क्या हो जाएगा? वर्गाकार पद्धति की तुलना में उद्यान में फल वृक्ष लगाने की षटकोणी विधि, यानी कि पूछ रहा है कि वर्गाकार विधि की अपेक्षा षटकोणी विधि में जो षष्टभुजाकार विधि होती है उसमें कितने प्रतिशत पौधे अधिक लगते हैं? तो आप सबको पता है 15% पौधे अधिक लगते हैं, जबकि त्रिभुजाकार विधि में 11% पौधे ही अधिक 11% पौधे कम लगते हैं वर्गाकार विधि की अपेक्षा, और पंचभुजाकार विधि में दोगुने पौधे लगते हैं, दुगुने पौधे। ठीक है, इस क्वेश्चन का फल वृक्षों को लगाने की षष्टभुजाकार विधि में वर्गाकार विधि की अपेक्षा कितने प्रतिशत पौधे अधिक लगेंगे? आप समझ गए। इसमें भी सेम वही आंसर जाएगा 15%, और इसमें भी। इसमें इंग्लिश में कर दिया इसने, पहले षष्टभुजाकार दे रहा था, अब हेक्सागोनल कर दिया, तो इसमें अपने को घबराना नहीं है। ठीक है, कौन सी रोपण पद्धति में रोपण सघनता अधिकतम होती है, यानी कि किस मेथड में जो प्लांट होते हैं वो पास पास लगाए जाते हैं? कौन सी विधि में लगाए जाते हैं? षष्टभुजाकार में। फल वृक्षों का अंतर कम करके लगाने को क्या कहते हैं? बिल्कुल पास पास लगाएंगे उसको डेंस प्लांटिंग कहेंगे, और ज़्यादा पास लगा रहे तो उसको हाई डेंसिटी प्लांटिंग बोलेंगे। तो फल वृक्षों का अंतर कम करके लगाने को उच्च सघन रोपण या हाई डेंसिटी प्लांटिंग कहा जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सी विधि को सघन बागवानी कहा जाता है? किससे कहा जाता है सघन बागवानी? ट्रक गार्डनिंग, किचन गार्डनिंग, बेमौसम गार्डनिंग, या नॉन ऑफ दिच? तो अपना राइट आंसर हो जाता है इसमें किचन गार्डनिंग को सघन गार्डनिंग कहा जाता है। फिर ट्रक गार्डनिंग को किस क्या कहेंगे? इसको कहेंगे एक्सटेंसिव गार्डनिंग। ठीक है, किचन गार्डनिंग को इंटेंसिव या सघन कहते हैं, और इसको एक्सटेंसिव गार्डनिंग कहा जाएगा। क्योंकि ट्रक गार्डनिंग में क्या है, शहर के पास की ज़मीन नहीं ली जाती, इसमें आप अपनी सुविधा अनुसार जहाँ आपको भूमि सस्ती मिलती है वहाँ पर लेकर आप प्रोडक्शन कर सकते हो। तो इसलिए इसको एक्सटेंसिव गार्डनिंग का, और इसको किचन गार्डनिंग को इंटेंसिव गार्डनिंग का। बोर्डेक्स मिश्रण का प्रयोग किया जाता है पोषक तत्व देने के लिए, कीट नियंत्रण के लिए, फफूंद जनित रोगों के नियंत्रण के लिए, या पाले से बचाव हेतु? तो आप सबको पता है पाले से बचाव हेतु तो अपन चूने का उपयोग करते हैं। चूने का उपयोग लू से बचाव हेतु किया जाता है। पाले से बचाव हेतु तो H2SO4 का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा अपना? कीट नियंत्रण के लिए भी बोर्डेक्स मिश्रण नहीं करते अपन, मेनली बीमारी के कंट्रोल के लिए करते हैं। तो बीमारी कौन सी होती है? फफूंद जनित होती है, फंगल डिजीज उसमें लग जाती है ना, उसके लिए अपन ये करते हैं। अगला क्वेश्चन, अधिक उपज प्राप्त करने के लिए अंगूर रोपण की इष्टतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो अंगूर में प्लांटिंग डिस्टेंस क्या रखी जाती है? अब सबको पता है, तो 3 मीटर गुणा 3 मीटर, 6 मीटर गुणा 6 मीटर किस में रखेंगे? नींबू वर्गीय में, अमरूद में, और बेल यानी कि बेलपत्र में। 5 मीटर गुणा 5 मीटर ये रखी जाती है अपनी अनार में। पर्वतीय क्षेत्रों में फल वृक्ष लगाने की अनुमोदित पद्धति, पर्वतीय क्षेत्रों में कौन सी लगाते हैं? कंटूर मेथड। लेकिन यह कंटूर मेथड नाम नहीं दिया, इसने हिंदी में नाम दिया सीढ़ीनुमा पद्धति। आंसर कौन से चला जाएगा? सीढ़ीनुमा। वर्गाकार कहाँ अपनाते हैं? मैदानी क्षेत्रों में अपनाते हैं। पंचवृक्षीय विधि यह वर्गाकार के समान होती है, तो यह भी मैदानी भागों में, और आयताकार भी वर्गाकार के सिमिलर ही होती है लगभग। अगला क्वेश्चन है, अमरूद के लिए गड्ढा किया जाता है। तो आप सबको पता है अमरूद के लिए गड्ढा कितना करते हैं? 75 × 75 × 75 सेंटीमीटर, या 0.75 मीटर आ सकता है। तो
नियर बाई ऑप्शन देखना पड़ेगा अपने को। तो अपना आंसर क्या चला जाएगा 80 गुणा 80 गुणा 80 सेंटीमीटर। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, शहरों के निकट रोपण की कौन सी विधि उपयुक्त समझी जाती है? वर्गाकार विधि, आयताकार विधि, षटभुजाकार या क्वीन कंस विधि? शहरों के निकट कौन सी, यानी कि शहरों के निकट की जो भूमि होती है वो महंगी होती है, तो वहाँ पर अपने को कम भूमि में अधिक से अधिक वृक्ष अपन कैसे लगा पाएँ, उस विधि का अपन को यूज करना पड़ेगा। तो कौन सी विधि अपन यूज करेंगे? षटभुजाकार। और शहरी क्षेत्रों में पाली जाने वाली बकरी आप कमेंट में बताइएगा। उद्यान लगाने की विभिन्न विधियों में से मुख्यतः कौन सी विधि अपनाई जाती है? अपन जो रेखांकन करते हैं इसमें कौन सी विधि सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है या सबसे ज़्यादा अपनाई जाती है? अपनाई क्यों जाती है? क्योंकि उसमें जो इंटरकल्चरल ऑपरेशन करते हैं अपन, वो अपने सुगम यानी कि सरल हो जाए। तो सबसे ज़्यादा उपयोग किसका करेंगे? वर्गाकार विधि का। षटकोणीय विधि का क्यों नहीं करेंगे? इसमें प्लांट बहुत पास पास होते हैं। सो अपन ट्रैक्टर या किसी और चीज़ का अपन स्प्रे करना हो या कोई भी इंटरकल्चरल ऑपरेशन करना हो तो उसमें अपने को थोड़ी प्रॉब्लम आती है। त्रिकोणीय विधि में भी सेम वही हो जाएगा, डेंसिटी प्लांटिंग वाली विधि है। तो अगला क्वेश्चन, बगीचा लगाने की सर्वाधिक आसान और प्रचलित विधि कौन सी है? क्वेश्चन को घुमाने का तरीका है। 2014 में यही क्वेश्चन पूछा, कौन सी विधि ज़्यादा अपनाई जाती है और बगीचा लगाने की सर्वाधिक आसान और प्रचलित विधि, तो वर्गाकार विधि। मैंने आपको दोनों क्वेश्चन एक जगह मेंशन कर दिए, सेम क्वेश्चन थे। पुराने या आर्थिक रूप से कमजोर बाग यानी बगीचे को सुधारने हेतु प्रसारण की कौन सी विधि अपनाई जाती है? बेंट कलम, कलिकायन, स्टूलिंग या चोटी कलम बंधन, जिसे टॉप वर्किंग कहते हैं। तो आप सबको पता है ABC ये तीनों विधियां प्रवर्धन की विधियां हैं। और पौधे को, कमजोर बाग को सुधारने के लिए टॉप वर्किंग यानी कि उसके ऊपरी हिस्से पर अपन टॉप वर्किंग में उसमें कलिकायन करते हैं। कलिकायन नहीं बोलेंगे उसको, ग्राफ्टिंग करते हैं मेनली। तो अपन तो ग्राफ्टिंग में क्या होगा कि वो प्लांट वापस रीजनरेट कर पाएगा। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। पछेती झुलसा रोग से बचाव को फसलों को बचाने के लिए छिड़काव किया जाता है, किसका? तो इसका राइट आंसर है अपना ए ऑप्शन, 0.2% मैंकोजेब। क्लियर। बगीचा लगाने की किस विधि में 4 पेड़ों के बीच पूरक के रूप में एक अल्पावधि फल वृक्ष लगा सकते हैं जो सीधा व शीघ्र फल देने वाला हो और अतिरिक्त आय का स्रोत होता है? कौन सा हो जाएगा? त्रिभुजाकार, आयताकार, षष्ठभुजाकार, क्वीन कंस। अब त्रिभुजाकार नहीं, आयताकार नहीं, षष्ठभुजाकार नहीं, तो कौन सी विधि? वो पंचभुजाकार विधि। अब वो दिख नहीं रही है तो क्वीन कंस विधि को ही पंचभुजाकार विधि या पूरक विधि कहते हैं। तो अपना राइट आंसर क्वीन कंस चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फल वृक्षों में अफलन की समस्या के निराकरण हेतु पौधे के ऊपरी भाग में किसके संग्रह की नियुक्ति करनी चाहिए? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, नाइट्रोजन या कैल्शियम? किसकी करनी चाहिए? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट फलन को बढ़ाता है और नाइट्रोजन वेजिटेटिव ग्रोथ को प्रमोट करता है। राजस्थान में कागजी नींबू पौधों की खेती में उचित ज्यामिति है, वही R/P डिस्टेंस पूछ रहा है। तो कितने रखेंगे? जो नींबू में रखेंगे वही कागजी नींबू के लिए रखी जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 मीटर गुणा 6 मीटर। फलों के बगीचे में अधिकतम पौधों की संख्या किस विधि से रखी जा सकती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप दिमाग में फिट कर लेना इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उलझाएगा। फलों के बगीचे में अधिकतम पौधों की संख्या किस विधि से रखी जा सकती है? त्रिभुजाकार विधि, षटभुजाकार विधि, आयताकार विधि या वर्गाकार विधि? आप आंसर दीजिए। वर्गाकार विधि की अपेक्षा अधिक पौधे लगते हैं आयताकार में, ठीक है। वर्गाकार विधि की अपेक्षा 15% पौधे अधिक लगते हैं षष्ठभुजाकार विधि में, और वर्गाकार विधि की अपेक्षा 11% पौधे कम लगते हैं त्रिभुजाकार विधि में। तो राइट आंसर आप समझ गए होंगे, षष्ठभुजाकार विधि। अगर अपने ऑप्शन में पंचभुजाकार विधि मेंशन होता तो आंसर वो चला जाता। क्यों? क्योंकि वर्गाकार विधि की अपेक्षा लगभग दुगने पौधे यानी कि 81% पौधे उसमें ज़्यादा लगते हैं।
तो अपना राइट आंसर क्या होता, पंचभुजाकार विधि, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है तो षष्ठभुजाकार विधि आंसर जाएगा। क्लियर। पहाड़ी क्षेत्रों में फलोद्यान की कौन सी विधि अपनाई जाती है, आप सबको पता है, कंटूर मेथड या समोच्च रेखा विधि। अनार की रोपण दूरी क्या है, एकमात्र अनार की है वो है 5 × 5 मीटर। निम्न में से कौन सा भाग बगीचा प्रबंधन के अंतर्गत नहीं आता है। ऑर्चार्ड मैनेजमेंट में कौन कौन सी विधियां नहीं आती अपनी, या अपन कौन कौन सी प्रक्रिया नहीं करते इनमें से। छटाई और संधाई करते हैं, इसे ट्रेनिंग प्रूनिंग बोलते हैं, बिल्कुल करते हैं। सिंचाई और पोषण प्रबंधन, ये भी करते हैं। फसल सुधार, फसल सुधार सर सभी को फसल सुधार ही तो बोला जाता है, नहीं। अगला है कीट और रोग प्रबंधन, बिल्कुल ये भी करते हैं। तो फसल सुधार इसको नहीं बोला जाएगा। फसल सुधार क्रॉप इंप्रूवमेंट होता है, जो प्लांट ब्रीडिंग का एक पार्ट होता है, जिसके अंतर्गत नई वेराइटियाँ रिलीज की जाती है। तो अपन नर्सरी से रिलेटेड या ऑर्चार्ड में तो कोई वेराइटियाँ रिलीज करेंगे नहीं, तो अपना राइट आंसर क्या चला जाएगा, फसल सुधार। फलों पर मोम लगाने का क्या महत्व है, देखने में अच्छा लगता है या दिखावट में बढ़ोतरी, पानी की क्षमता कम करना, निदान आयु में बढ़ोतरी, या उपरोक्त सभी। फर्स्ट ग्रेड 2022 का क्वेश्चन है। तो ऊपर जो 3 ऑप्शन दिए ना, सारे काम करता है, ठीक है। देखने में अच्छा लगता है, पानी की क्षमता को भी कम कर देता है, और निदान आयु यानी कि शेल्फ लाइफ को भी बढ़ा देता है। तो उपरोक्त सभी आंसर चला जाएगा। संतरे की खेती के लिए भूमि की गहराई कितनी होनी चाहिए, संतरे की खेती के लिए भूमि की गहराई पूछे या नर्सरी की गहराई, यानी कि कितनी गहराई तक कठोर मृदा नहीं होनी चाहिए, तो 2 मीटर तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है, 2 मीटर। रोपण की कौन सी प्रणाली 1 हेक्टेयर में अधिकतम संख्या में पौधों को समायोजित करती है, मैंने बताया था अभी, वो क्वेश्चन आया था अपना, वहां आंसर गया था षष्ठभुजाकार, लेकिन यहाँ कौन सा जाएगा आप देखना, क्वेश्चन वही है। इसमें ऑप्शन है त्रिकोणी, आयताकार, हेक्सागोनल या क्विंकन्स विधि। तो हेक्सागोनल और क्विंकन्स यानी कि पंचभुजाकार नाम दोनों आ गए अपने, तो अब आंसर जाएगा अपना डी ऑप्शन। डी ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा इसमें, ठीक है, क्योंकि इसमें वर्गाकार विधि की अपेक्षा दुगने पौधे लगते हैं, जबकि हेक्सागोनल विधि में वर्गाकार विधि की अपेक्षा 15% पौधे ही अधिक लगते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायु रोधक विंड ब्रेक आमतौर पर बाग की किस दिशा में लगाए जाते हैं। तो ये आप सब जानते हो, इसमें कौन सी दिशा में लगाए जाते हैं, उत्तर पश्चिम। पौधे के भाग को चयनात्मक और पूर्ण रूप से हटाना क्या कहलाता है, क्या कहलाएगा, विल्लन, हेडिंग बैक, नोचिंग या निकिंग, ये कहलाएगा थिनिंग यानी कि विल्लन। बेर का प्रवर्धन किस विधि द्वारा किया जाता है, बेर, कलम, कलिकान, लेयरिंग, ये नार्चिंग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप आंसर दीजिए। बेर का प्रवर्धन कौन सी विधि के द्वारा करेंगे, आपने सुना होगा रिंग बडिंग मेथड का यूज करते हैं अपन, रिंग बडिंग, ये प्लांट होता है, इसमें रिंग बडिंग, रिंग निकालते हैं उसकी। 2 विधियाँ है, एक तो नॉर्मल रिंग बडिंग, एक मॉडिफाइड रिंग बडिंग होती है, तो बडिंग वाला आंसर अपना चला जाएगा। फसलों को पाले से बचाने के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल का कितने प्रतिशत का छिड़काव किया जाता है, 0.01%, 0.1%, 0.5 या 0.001%, कितना हो जाएगा आंसर, अपना आंसर जाएगा 0.1%। अगर आपसे पूछे कि आम में जो पुष्पन लगते हैं उसके बाद फलों का ठहराव कितने प्रतिशत होता है, तो आम के पुष्प क्रम में यानी कि पेनिकल में फलों का ठहराव 0.1% होता है। दोनों का आंसर सेम है। क्लियर। बूंद बूंद सिंचाई सबसे अधिक उपयोगी है फल वाली फसलों में, खाद्यान्न फसलों में, सब्जियों में या सरसों में। तो फल वाली फसलों में अपन बूंद बूंद सिंचाई विधि अपना सकते हैं, उसमें बूंद बूंद करके जल जाता रहेगा और अपने को ज़्यादा पानी देने की आवश्यकता नहीं होगी। ग्रीन हाउस पद्धति से फसल उत्पादन को होने वाले लाभ हैं, ज़्यादा बारिश से फसल का बचाव होता है क्या ग्रीन हाउस पद्धति में, ग्रीन हाउस ना कि पॉली हाउस। व्याधियों तथा कीटों से बचाव या ऑफ सीजन फसल लेना, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर डी में ऑल आता तो अपन सोचते एक बार के सारे हो गए, लेकिन डी में ऑल ऑप्शन दिया ही नहीं, तो
राइट आंसर क्या होगा? मोर एक्यूरेट आंसर कौन सा माना जाएगा? ऑफ सीजन फसल लेना। अधिकतम सिंचाई क्षमता देने वाली सिंचाई पद्धति कौन सी है? सरफेस मेथड, सब सरफेस, ड्रिप मेथड या स्प्रिंकलर मेथड? कौन सी हो जाएगी? ड्रिप मेथड। 80 से 90% इसकी सिंचाई क्षमता होती है और इससे कम स्प्रिंकलर मेथड की होती है। इनमें से कौन सी फसल में बूंद बूंद सिंचाई पद्धति का इस्तेमाल किया जा सकता है? सरसों, आलू, गेहूँ, मूंगफली। अब बूंद बूंद सिंचाई पद्धति का अपन वहीं उपयोग करेंगे जहाँ पर थोड़ी प्लांटिंग डिस्टेंस ज़्यादा हो। कौन सी क्रॉप में ज़्यादा होती है? तो आलू में ज़्यादा होती है। किस फसल पर पाले का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है? किस फसल पर पड़ता है? पपीते पर। सॉरी, किस फसल पर पाले का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है? पपीते पर। इसके बाद आंवले पर, इसके बाद अमरूद पर। सर्वाधिक प्रभावित पपीता होता है, ये ध्यान रखना है। सर्दी के मौसम में फल फसलों पर पाले के प्रभाव को निम्नलिखित का छिड़काव करके कम किया जा सकता है। इसने नाम भी पूछ लिया और मात्रा भी पूछ ली। तो स्टोसोपर का 0.1% छिड़काव करते हैं। सब्जियों में नर्सरी तैयार करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त स्थान होता है वह क्षेत्र जिसमें छाया के लिए पर्याप्त मात्रा में वृक्ष हो। बिल्कुल, जहाँ नर्सरी हो वो अपना छाया आच्छादित क्षेत्र होना चाहिए। वह क्षेत्र जो सेम यानी कि जल क्रांति से मुक्त हो, वाटर लॉगिंग की समस्या वहाँ नहीं होनी चाहिए, जल से मुक्त क्षेत्र होना चाहिए। अगर जल भर जाएगा तो उसमें डंपिंग ऑफ रोग होने की समस्या रहेगी। वह भू क्षेत्र जो बहुत अधिक उर्वर हो, बिल्कुल उर्वर होना चाहिए। उपयुक्त सभी, तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा? उपयुक्त सभी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी इसी टॉपिक के कुछ क्वेश्चन और बाकी है उनके साथ में। तब तक के लिए बने रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।